विधानसभा का मानसून सत्र शोर शराबे के कारण बाधित। घुसपैठ और रोजगार जैसे मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख। सरकार द्वारा पेश किया जाएगा प्रथम अनुपूरक बजट। पाकुड़ छात्रावास मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर। मुख्य सचिव और डीजीपी तथा अन्य से रिपोर्ट तलब। एसपी के आदेश पर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य के अन्य शिवालयों में भी भक्तों का तांता। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। कल से 3 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कम वर्षापात की राज्य में हुई कुछ भरपाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर को सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। संसद के दोनों सदनों में आज बजट पर चर्चा होगी, साथ ही अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल भी हुआ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही भी आज 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद दोबारा शुरू हुई। सदन में हो हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। बाद में संथाल परगना में डेमोग्राफी, अवैध घुसपैठ और रोजगार जैसे मुद्दे पर सदन के अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। सदन की अव्यवस्था को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में आज सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। भाजपा द्वारा आज विधानसभा परिसर में संथाल परगना में कथित तौर पर डेमोग्राफी बदलाव और तुष्टीकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य विधायक मौजूद थे। इधर भाजपा के सचेतक बिरंची नारायण ने भी सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया है। आखिरी सत्र चल रहा है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सचेतक बिरंची नारायण जी हैं। किस तरीके से इस आखिरी सत्र को आप देखते हैं और कितने हमलावर हैं और क्या सत्र से लगता है कि कुछ निकलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले लगभग 4.25 साल के तरह यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा और इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा तो हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार होंगे। 4.25 साल तक जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई, एक भी मुद्दे उन्होंने जमीन पर उतारी नहीं। क्या पारा शिक्षकों के समस्या का समाधान हो गया? क्या सहायक पुलिसकर्मियों का निदान हो गया? क्या रसोइया, सहायिका, सेविका के समस्या का समाधान हो गया? क्या झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या पहाड़ों की चोरी बंद हो गई? पत्थरों का लूट बंद हो गया? आज क्या बालू की चोरी बंद हो गई? अरे साहब, 442 बालू के घाट और 5 साल में सिर्फ आपने 22 बालू के घाट की नीलामी की। 420 अंक के हिसाब से 420 की आपने और आपके गुर्गों के माध्यम से बालू लुटवाया। आज पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो गया है। आज जिस तरह से स्ट्राइक पर राज्य के कर्मचारी हैं, आप एक बार उनसे वार्ता भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कलेजे में वो दम नहीं है, आपके आंख में वो पानी नहीं है। आप कैसे वार्ता करेंगे? आपने तो कहा था कि सारों को परमानेंट कर दूंगा, आपने कुछ नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि इस सत्र में भी कुछ होने वाला है, लेकिन हम विपक्ष के विधायक होने के नाते अपना धर्म निभाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे जन मुद्दे जो झारखंड की जनता के जन मुद्दे हैं, जनता जवाब चाहती है, पूरी तन्मयता के साथ प्रखर रूप से इन मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे। लगता है कि विपक्ष तो सरकार से नाराज ही है और लगातार कोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लग रही है। अभी रिम्स के मुद्दे पे लगा है, उसके बाद जवाब मांगा गया है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों का, इस मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार हर मुद्दे पे फेल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह से झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, चाहे
बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से वो लोग पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जामताड़ा में जिस तरह से घुसपैठ करके और हमारा पूरा डेमोग्राफी बदल दिया उन लोगों ने। आज कई ऐसे पंचायत हैं जो जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, कई ऐसे ब्लॉक हैं पाकुड़ के जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। आज अप्रत्याशित रूप से वोटों में मुसलमानों की बढ़ोतरी हुई है और वो मुस्लिम कोई दूसरे नहीं हो, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। लेकिन वोट की गंदी राजनीति के चलते हेमंत सरकार भी ममता बनर्जी के रास्ते पर चल रही है। आज बांग्लादेशी घुसपैठी आकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। आज जो सरना आदिवासी, हिंदू आदिवासी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ वो लव जिहाद कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं और ब्याह करने के बाद उनके नाम से जमीनें खरीद रहे हैं। आज 100-100 एकड़ जमीन के मालिक अप्रत्यक्ष रूप से वही बांग्लादेशी घुसपैठिया है। आज पत्नी के नाम से क्रशर चला रहा है वहाँ और क्रशर के माध्यम से पत्थरों की लूट कर रहा है, उसके बाद जमीन की लूट कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहा है, अपराध बढ़ गया उन क्षेत्रों में। इसके अलावा जिस तरीके से फिया फाउंडेशन के माध्यम से ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो गई हैं, अभी लगभग 1 महीने भी नहीं हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने राज्य के सारे जिला के उपायुक्तों को बुलाया और बुलाकर कहा कि वनाधिकार पट्टा एक भी 4.5 साल में सरकार ने बांटा नहीं, लेकिन वनाधिकार पट्टा कौन बांटेगा? सारे डीसी को निर्देश दिया कि फिया फाउंडेशन बांटेगा। फिया फाउंडेशन सब लोग जानते हैं कि उसका एकमात्र काम है ईसाई धर्म के लिए काम करना और धर्म परिवर्तन कराना। तो झारखंड को कहां लेके जाना चाहती है सरकार? आखिर हिंदू समाज का क्या होगा, ये कौन चिंता करेगा? इसलिए अगर माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठिया और धर्मांतरण को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की है, चुल्लू भर पानी में डूबकर हेमंत सरकार को मर जाना चाहिए। तो वैसे में विरंची नारायण जी मानते हैं कि सरकार की तरफ से पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया गया और उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे वो भी धरातल पर नहीं उतरा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची में कल भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई। इस दौरान विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। श्री बावरी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाकुड़ के आदिवासी छात्रावास की घटना को काफी गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिनों में घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांग की है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात छात्रावास में कथित तौर पर पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हो गई थी, जिसमें कई घायल हो गए थे। इधर पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने नगर थाना के थानेदार, सब पुलिस निरीक्षक अनुप रोशन भेंगरा और पुलिस अवर निरीक्षक नागेंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। इधर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गोड्डा के कारगिल चौक और महगामा में आदिवासी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पाकुड़ में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर आक्रोश जताया। आंदोलनकारियों ने सरकार से नागरिकता कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने और भू माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की। चतरा में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों के लिए कल 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। इस मौके पर उपायुक्त समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में बताया गया। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा कल प्रखंड मुख्यालय स्थित डायट परिसर में आयोजित 75वें वन महोत्सव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री भोक्ता ने धरा को हरा बनाने के लिए लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों द्वारा संगठन को धारदार बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में झामुमो द्वारा कार्यकर्ताओं की पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है।
कल रांची और गढ़वा जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं की पंचायत स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी नेता विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें जरूरी टिप्स दिए। श्री पांडे ने संगठन मजबूती के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने पर भी जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के मनोनीत राज्यपाल संतोष गंगवार से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा श्री गंगवार को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज झारखंड समेत देश भर में वातावरण भक्तिमय हो गया है। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पवित्र महीने में देवघर स्थित बाबा बैजनाथ के दर पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज बाबा नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांवरियों की कतार मंदिर से 5 किलोमीटर नंदन पहाड़ तक जा पहुंची। सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने बताया कि सोमवारी का पूजन जलार्पण काफी फलदायी होता है। खास करके आज सोमवार है, जो कि बाबा बैजनाथ जी का विशेष दिन है। आज के दिन में बाबा के जो ऊपर जल चढ़ाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होती है। वहीं मंदिर के पुरोहित जयद्वारी ने बताया कि इस बार का सावन खास है। सावन महीने में इस बार 5 सोमवारी का भी संजोग है। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और हर सोमवारी को एक बेशकीमती वस्तु निकली थी और ये सभी वस्तुएं जगत के कल्याण के लिए निकला था। सावन की दूसरी सोमवारी को कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति हुई थी। कहें तो सोम चंद्रमा का नाम है और चंद्रमा इतना प्रिय है शिव जी को कि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। सोमवार को जो भी सनातनी, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य, जो भी जीव जंतु शिव की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी दूसरी सोमवारी पर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भी आज सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूरा मंदिर प्रांगण बोल बम के जयघोष से गुंजायमान है। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर हजारों शिव भक्त देवघर में देवाधिदेव महादेव बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ पहुंचे हैं। वहीं भागलपुर के बरारी घाट से भी जल लेकर हजारों भक्त बौसी और हंसडीहा के रास्ते सीधा बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं। आज सोमवारी होने के नाते कांवरिया मार्ग कांवरियों के जत्थे से गुंजायमान है। सोमवार के दिन विशेष दिन है। आज बाबा का दिन है। आज बाबा का दिन में विशेष पूजा होता है। रात्रि में भोग लगता है, श्रृंगार होता है। बाबा से जो कोई भी कामना करते हैं, जैसे कि किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, बाबा से जैसे कुष्ठ हो, कोढ़ी हो या असाध्य बीमारी से ग्रसित हो, सारे बीमारियों को दूर करके बाबा यहाँ से उनको भेजते हैं। जलार्पण के लिए मध्य रात्रि से ही कांवरिया कतार में लग गए थे और पट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर का पट खुलने के बाद पहले सरकारी पूजा हुई, उसके बाद पट कांवरियों और भक्तों के लिए खोला गया। कांवरिया कतार व्यवस्था के तहत बाबा फौजदारी नाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए एक दिव्यांग कांवरिया ने बासुकीनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की। ऐसे दिव्यांग होते हुए भी बाबा ने अपनी नगरी बुलाया और प्रशासनिक सुविधा से हमें बाबा के दर्शन प्राप्त हुआ। जय बोले बाबा, बोल बम बोल बम।
विकास आयुक्त आशीष सिन्हा ने कहा कि प्रशासन सभी भक्तों को सुगमता से जलार्पण का अवसर सुलभ कराने के लिए पूरी तरह तत्पर और प्रतिबद्ध है। चाहे वो बैरिकेड का हो, चाहे वो कारपेट का व्यवस्था हो, या ऊपर बारिश और धूप से बचने के लिए व्यवस्था हो, या रूट लाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। इस बार नया चीज़ ये भी किया गया कि पार्वती मंदिर के लिए भी आधार का सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिससे भी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। बहरहाल कांवरियों और भक्तों के देवघर और हंसडीहा इन दोनों ही मार्गों से बासुकीनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी पहाड़ी बाबा के जलाभिषेक के लिए लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु तो यहां दूर दराज के इलाकों से बाबा के दर्शन और पूजन को पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे मुख्य रांची मंदिर के मुख्य द्वार पे यहाँ और यहाँ आकर पहाड़ी मंदिर में आकर बहुत ही मतलब शांति प्राप्त हुआ है। बाबा का दर्शन किए और बहुत महसूस हो रहा है। मेरा पहाड़ी मंदिर से आने से बहुत सुकून मिला है। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मेरा दूसरा सोमवारी है। मेरे को आप पूजा करके बहुत अच्छा लगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित शौर्य वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कारगिल के नायकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। वीरों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान श्री सेठ ने लोगों से संवाद भी किया। सिमडेगा में वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जिला इकाई की ओर से कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। सिमडेगा में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव पर युद्ध वीरों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम होता है और तिरंगे की आन बान और शान के लिए वे जीते मरते हैं। मां भारती का जो शब्द कहता हूं कि यहाँ की मिट्टी का गुणगान करता हूं, यहाँ की यही कहिए लोगों से कि हम कौन हैं। हम शहीद के परिवार हैं, हम पूरे सैनिक हैं, हम सैनिक हैं। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए 29 दुश्मन सैनिकों को खत्म करने वाले सिमडेगा निवासी वीर सैनिक रामरतन महतो ने इस दौरान युद्ध के अनुभव साझा किए। आए 3:45 बज रहा था, आने के बाद में देखा और हमको बोल रहे कि बेटे अगर इंडिया का आदमी होगा तो तुमको कोर्ट मार्शल कर देंगे। बोले कोई बात नहीं सर, कोर्ट मार्शल भी सही है, तुम्हारा हूँ। गए देखने के लिए और मैं चौथा में दिन चढ़ा के रखा हूँ, कोई बाकी है तो उसको दीजिए। वहीं सिमडेगा निवासी मिसाइल ऑपरेटर बेलस एक्का ने बताया कि उन्होंने किस तरह एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। विलियम सोरेंग ने भी कारगिल युद्ध में जाबाजी के किस्से सुनाए। मैं कारगिल लड़ाई में सेक्टर से पूरा मेरे को दुश्मनों से अपना जान बचाव करते हुए कराया। इस मौके पर मौजूद वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में बनाया गया है, हमारे पूर्वजों का है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। या तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे वीर नारियों को एक टीम बनाकर नेशनल वॉर मेमोरियल जाके दिखाया जाए, देखो भाई जॉन कीड़ो का जगह ये है। कारगिल विजय देश की गौरव गाथा है। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता और साहस का परिचय दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले इन सैनिकों के समक्ष हर देशवासी नतमस्तक है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने चास प्रखंड के दुंदीबाग बाजार में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने काला पत्थर पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया। इस मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद थे।
पलामू में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। इस कड़ी में पिपरा थाना अंतर्गत साकाचुआ में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की एक भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही 100 किलोग्राम जावा महुआ और 50 लीटर अवैध महुआ शराब को नष्ट किया। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। साहिबगंज में पॉक्सो एक्ट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं द्वारा बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने और उनकी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही बच्चों के पुनर्वास पर भी बल दिया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज उपायुक्त ने ग्रामीण कार्य विभाग और NREP अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं की क्रमबद्ध समीक्षा कर उन्हें ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। रांची विधायक सह पूर्व मंत्री CP सिंह ने विधायक कोष से थड़पकना के देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी में बनाए गए रसोई घर और शौचालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने बैठक आयोजित कर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलभराव वाले संभावित इलाकों में बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए इंसिडेंट कमांड सेंटर स्थापित करने, हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने सहित पेयजल और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी। पेरिस ओलंपिक में आज भी विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। बाबूदा से भी पदक की उम्मीद रहेगी, जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में रमिता जिंदल मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगी। वहीं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे, जिससे इन दोनों खिलाड़ियों से आज पदक की आस की जा रही है। तो अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। तो वहीं आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। पुरुष पूल B में ये मुकाबला खेला जाएगा। वहीं तीरंदाजी की बात करें तो पुरुष टीम आज क्वार्टर फाइनल में तरुणदीप रॉय, धीरज बोमादेवरा, प्रवीण जाधव चुनौती पेश करने वाले हैं। शाम 6:30 बजे ये प्रतिस्पर्धा होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है आज पेरिस ओलंपिक 2024 का। आपको बता दें कि पदकों की शुरुआत जो है हो चुकी है और भारत की बेटी कांस्य पदक ला चुकी है मनु भाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता महिला निशानेबाज मनु भाकर को फोन कर पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है।
इधर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को तलाशने और निखारने के लिए खेलो इंडिया के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कि हम सब लोग भारतीय लोग चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि कल से 3 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। कल राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और उससे सटे उत्तरी भागों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 31 जुलाई को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त को भी राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तर मध्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। और अब मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र शोर शराबे के कारण बाधित। घुसपैठ और रोजगार जैसे मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख। सरकार द्वारा पेश किया जाएगा प्रथम अनुपूरक बजट। पाकुड़ छात्रावास मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर। मुख्य सचिव और डीजीपी तथा अन्य से रिपोर्ट तलब। एसपी के आदेश पर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य के अन्य शिवालयों में भी भक्तों का तांता। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। कल से 3 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कम वर्षापात की राज्य में हुई कुछ भरपाई।